नेक्स्ट लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है ग्रुप 15 का, देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मतलब ये हुआ halide of group 15। देखिए halide of the group 15 सर सर हाँ बताएं ना सर लास्ट से हमने यही करा था ना सर, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन फास्फोरस एसिड। हाँ हाँ तो अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए ना। यस सर, ओके सर। ट्राई हैलाइड बनाता है, इसका जनरल फार्मूला EX3, E का मतलब ग्रुप 15, एक है पेंटा हैलाइड EX5। लिया बताइए। यस सर, लिखिए। केस फर्स्ट लिखिए, ट्राई हैलाइड ऑफ पहला पॉइंट ट्राई हैलाइड ऑफ, साथ साथ लिखते रहिए, नाइट्रोजन only NF3 is stable। सिर्फ NF3 ही स्टेबल होता है, NCN3, NBr3, NI3। सोचिए सेकंड पीरियड है, यहाँ पर जब दोनों सेम पीरियड का है, ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। NCN3 अनस्टेबल होता है। देखिए थर्ड पीरियड है, ये तो और हाईली अनस्टेबल, ये तो और हाईली अनस्टेबल। और NCN3 के बारे में कहा जाता है हाईली एक्सप्लोसिव। ये सब तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। रीजन साफ है, यहाँ दोनों सेकंड पीरियड का है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी बॉन्ड वीक होता जाएगा। डन सर। बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर NF3 के केसेस में, बाकी में वीक होता जाएगा। सारे लोगों ने लिख लिया, बताइए। यस सर, लिखिए। सर इसके अंदर सर ये भी कह सकते हैं कि फ्लोरीन बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नहीं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग वजह है। यहाँ पर सेकंड पीरियड है, सेम एनर्जी लेवल है, इफेक्टिव बॉन्ड बनेगा। आप देखिए यहाँ साइज छोटा है, साइज बड़ा होता जा रहा है। तो आयोडीन के राइट साथ सर, थैंक यू सर। अनुष्का बेतीवाल को समझ में आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर। ओके, जो लेट से आए हैं, ये पहला स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लें। एक मिनट पहला स्लाइड ये है, ये स्क्रीनशॉट लें। दूसरा स्लाइड है, ये स्क्रीनशॉट लें। ले लिया? यस सर। अब आइए, बहुत
बहुत ही मशहूर पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है एक्सर्शन रीजन के क्वेश्चन में कि NF3 ही स्टेबल है, और जो स्टेबल होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। NF3 इज एक्सोथर्मिक कंपाउंड। क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, NF3 क्या है, कौन सा कंपाउंड है, जल्दी बताएं सारे लोग। एक्सोथर्मिक कंपाउंड सर। हाँ, क्योंकि NF3 जब बनता है तो स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल। स्टेबल होता है तो हीट रिलीज करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबको समझ में आ रहा है साइंटिस्ट लोग। हेलो एवरीवन, लिखिए, बट NCN3 अनस्टेबल है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक कंपाउंड है। एंडोथर्मिक कंपाउंड में हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। आप देखिए, नेक्स्ट लिखिएगा, बिकॉज मेरे साथ साथ लिखते रहिए। NF3 NF जो बाद में बॉन्ड बनता है, NF बॉन्ड स्ट्रेंथ is greater than F single bond F bond strength। वो लाइन सबको याद नहीं है कि जब सेकंड पीरियड का हो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन अगर दोनों पर लोन पेयर हो तो बॉन्ड वीक हो जाता है, याद है ये लाइन, रिपल्शन की वजह से। तो NF3 में जो NF बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए यहाँ ये एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो। Whereas NCl bond strength is weaker than Cl bond strength। Therefore, energy needs to be supplied during the formation of NCl। तो NCl3 बनाते हैं greater than F single bond F, whereas NCl bond strength weaker than Cl bond strength। Therefore, energy need to be supplied during the formation of NCl3। समझ बात आ रही है कि नहीं? अरे Yes, बोले, जब एनर्जी सप्लाई होगा तो बताइए एंडोथर्मिक हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर, एंडोथर्मिक। एशिया, जुबेरिया, अनुष्का, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जो ये शरीम सिसोदिया जो हैं उनको समझ में आ रहा है साइंटिस्ट? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड, बहुत तेज हैं आप, वेरी गुड, थैंक यू। तो NF3 एक्सो की बात वही होगी जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, और एंडोथर्मिक की बात वही होगी जहां बॉन्ड वीक बनेगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। अब आइए और से सुनिएगा अच्छे से। अब हम फिर कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, और आप लोग साइड में लिखिएगा या कहीं पर भी लिखिए, और से सुनिए पहले। केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस की कंडीशंस क्या, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ कब रिएक्शंस करेगा, फिर इस पर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं वो बता दूंगा। हाइड्रोलिसिस की कंडीशन ये है, वन बॉन्डेड एटम का मतलब हुआ सेंट्रल या सराउंडिंग, कुछ वन बॉन्डेड एटम शुड हैव वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट p या वेकेंट d,
याद रखिए, आप पानी कब पीते हैं? जब आपका पेट कुछ खाली हो, प्यास लगी। वही हाल यहाँ पर है। कोई भी कंपाउंड वाटर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए उसमें वैकेंट डी या वैकेंट पी होना चाहिए, तभी वो वाटर को से रिएक्ट कर सकता है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये ग्रुप 16 में आएगा, ये बहुत ही मशहूर पॉइंट है, देयर शुड बी लेस स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़ कम होना चाहिए, क्राउडिंग अराउंड सेंट्रल एटम। फिर से सुनिए, जैसे आप ग्रुप 16 में पढ़ेगा SF6, सल्फर पीरियड थर्ड है, वैकेंट डी है, लेकिन ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और आपसे पूछेगा SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज, सिंपल एक ही लाइन लिखिएगा, ड्यू टू स्टेरिक रीजन, वाटर को जगह ही नहीं मिली कि सल्फर पर अटैक कर सके। ये सब पॉइंट पूछेगा, व्हाई SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, नीचे रीजन लिख देगा, पूछेगा बताओ दोनों स्टेटमेंट सही है कि ओनली असर्शन सही, ये सब पूछेगा आपसे। तो पहले आप कंसेप्ट सीखें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाटर के साथ रिएक्शन होने के लिए दो कंडीशन, एक ये है कि सेंट्रल या सराउंडिंग किसी के पास भी वैकेंट पी या वैकेंट डी होना चाहिए, दूसरा है कि भीड़ कम हो। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। अच्छा, अब सुनिए थोड़ा सा, जैसे अगर आप कहेगा NF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर इस दोनों के पास वैकेंट नहीं है, क्यों? दोनों सेकंड पीरियड है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड पीरियड में वैकेंट डी तो होता ही नहीं है, वैकेंट पी भी नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट है, देख लीजिए। और अभी भी पढ़ा कि NF3 स्टेबल होता है, जब ये स्टेबल है तो रिएक्शन करेगा ही नहीं किसी के साथ। तो एग्जामिनर को ये लिखना है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी इन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो ये रटने वाला पॉइंट नहीं रहा, पहले आप कंसेप्ट समझिए। आप कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, बताओ हाइड्रोलिसिस की ये रिएक्शन करके क्या ये हाइड्रोलिसिस करेगा कि नहीं, तो इस तरह के पॉइंट्स आप पाना चाहिए। NF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, वही NCl3 हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, इसमें वैकेंट डी है, वाटर अटैक करेगा। अब आइए, कोई कहेगा PCl3 हाइड्रोलाइज होगा, होगा, दोनों के पास वैकेंट डी है। जब दोनों के पास वैकेंट डी हो तो वाटर जानते हैं किस पर अटैक करेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्लोरीन और फास्फोरस पॉजिटिव हो, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैकेंट डी एंड पॉजिटिव साइड, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। क्या मेरी बातें सबको समझ में, कौन हाइड्रोलाइज्ड होगा कौन हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा, ये सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। इसीलिए बहुत ही मशहूर, हाँ बहुत ही मशहूर पॉइंट है, NF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। अब लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ, बट NCl3 इज हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। तो एक तो रीजन ये मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन मैं थोड़ा अच्छे से लिखा देता हूं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ vacant D in nitrogen and fluorine, it can't accommodate electron given by water. But in NCl3, fluorine has vacant D orbital. It can accommodate electron given by water. Due to absence of vacant D in nitrogen, it can't accommodate electron given by water. But in synthetic chlorine has vacant, it can accommodate electron given by water. और असल कंसेप्ट ये है कि कौन हाइड्रोलाइज्ड होगा कौन हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा, ये सब पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सब है।
हाइड्रोलिसिस के लिए दूसरी कंडीशन है, ये ग्रुप 16 में काम आएगा। तो हाइड्रोलिसिस के लिए one bonded atom should have vacant P या vacant D and positive site. There should be less steric crowding around central atom. बताइए, लिख लिया? सर 1 मिनट। यस सर, लिख लिया। सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, ये पहले बताइए। यस सर। इसलिए मैं यस सर। ये पॉइंट लिखाने से पहले असल राइट साइड वाला पॉइंट सब है जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, ये है। ये तो मैं तो बोर्ड के लिहाज से लिखवा देता हूँ, असल ये सब पॉइंट है कि आपको कब पता चले कि हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा। ये 2 पॉइंट को दिमाग में रखिए। आगे बढ़े, बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब प्लीज सुनिएगा। दूसरी बात, स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम क्या आती है कि सब जब हाइड्रोलिसिस करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं इसलिए आपको मैं क्यों कहता हूं कि मैं आपको जो इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, आपको कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एक जहां कंसेप्ट हो उसको समझिए। तो अब हम एक तो अभी पढ़ा दिया कि कब हाइड्रोलिसिस होगा कब नहीं होगा, और अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मेरी बात गौर से सुनिए। If covalent compound has non-metal central atom, अगर कोवैलेंट कंपाउंड के पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम नॉन मेटल है, अगेन आई रिपीट, कोवैलेंट कंपाउंड के पास सेंट्रल एटम कौन क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगेन एक दफा माइंड में लिया, ये कोवैलेंट कंपाउंड हो, सेंट्रल एटम नॉन मेटल हो। प्लीज सुनिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब देखिए, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ऑक्सी एसिड, जो मैं पढ़ा चुका हूं ऑक्सी एसिड। याद रखिए, वो तमाम कोवैलेंट कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम नॉन मेटल हो, तो वो उसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ऑक्सी एसिड बनेगा। और ऑक्सी एसिड के ब्रैकेट में नॉन मेटल जो हो हैज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज दैट ऑफ रिएक्टेंट। ऑक्सी एसिड में का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नॉन मेटल का, वही रिएक्टेंट के नॉन, ये नॉन मेटल और ऑक्सी एसिड का जो नॉन मेटल है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए। नॉन मेटल है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज, या नॉन मेटल ना लिखकर सेंट्रल एटम लिख देता हूं, central atom in oxy acid has same oxidation state as that of reactant। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोवैलेंट कंपाउंड हो, नॉन मेटल सेंट्रल एटम हो, तो हाइड्रोलिसिस होकर ऑक्सी एसिड बनता है। मतलब ऑक्सी एसिड में जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वही कोवैलेंट कंपाउंड के सेंट्रल एटम का होना चाहिए, लेकिन 3 को छोड़कर। ये भी तीनों आपके सिलेबस में, एक्सेप्ट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट XeF2 ग्रुप 18 में पढ़ेंगे। XeF4 इसमें ऑक्सी एसिड नहीं बनता है, NaCO6। ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। इन तीनों का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इन तीनों का हाइड्रोलिसिस में ऑक्सी एसिड नहीं बनता है। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। PCl3 है, वाटर के साथ रिएक्शंस किया, आपको कहेगा बताओ प्रोडक्ट क्या बना। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन पहले बताइए, वाटर अटैक करेगा कि नहीं, दोनों के पास वैकेंट डी है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर, करेगा। हाँ करेगा, और पॉजिटिव साइड फास्फोरस पर है। अब बताओ, मैंने कहा कि वाटर अटैक करेगा फास्फोरस पर, तो फास्फोरस का ऑक्सी एसिड बनेगा। तो फास्फोरस का +3 ऑक्सी एसिड कौन होता है, फास्फोरस एसिड। आप संडे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। और HCl बनेगा, यही ट्रिक्स है। 3HCl 3H2। PCl5 का भी अगर
हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ देखो फास्फोरस के +5 का ऑक्सी एसिड कौन है, H3PO4, +5 यहाँ भी है, +5 यहाँ भी है। अरे बताओ ना, आ रहा है समझ में, ट्रिक सब समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। यस सर। और बात है, अब ये सबको रट के पढ़िएगा तो कभी याद नहीं होने वाला है। यही सब इसलिए मैं कहता हूँ पर डे पढ़ने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट कैसे याद होंगे। हाँ, कोवैलेंट कंपाउंड है, सेंट्रल एटम नॉन मेटल है, उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ऑक्सी एसिड बनेगा। ऑक्सी एसिड में जो फास्फोरस है, यहाँ जो फास्फोरस दोनों का, और आप संडे की क्लास में पढ़ चुके हैं, फास्फोरस का +3 का ऑक्सीडेशन ऑक्सी एसिड H3PO3 है, फास्फोरस का +5 वाला H3PO4 है। संडे में पढ़ा था कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अच्छा, NCl3 का जब सर, NCl3 का तो हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन यहाँ नॉन मेटल सेंट्रल एटम तो है, लेकिन यहाँ वाटर जो है उस क्लोरीन पर अटैक कर रहा है। ये रूल सही है कि नॉन मेटल सेंट्रल एटम होना चाहिए। यहाँ नॉन सेंट्रल एटम नॉन मेटल तो है, लेकिन वाटर अटैक किस पर करता है, जल्दी बताओ? क्लोरीन पर। क्लोरीन यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर ये वाला रूल लाई नहीं करेगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ भी ऑक्सी एसिड ही बनता है, लेकिन क्लोरीन का ऑक्सी एसिड बनेगा। क्लोरीन का ऑक्सी एसिड ग्रुप 17 में पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ पर ये क्लियर है कि वाटर जब सेंट्रल एटम नॉन मेटल पर अटैक करेगा तो ऑक्सी एसिड बनेगा और दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा। यहाँ वाटर सेंट्रल एटम पर अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ सराउंडिंग पर है, फिर भी ऑक्सी एसिड ही बनेगा, इसलिए आपको NH3 दूसरा होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, तो ये पहले बताइए आज अभी तक क्या पढ़ा, हाइड्रोलिसिस कब होगा कब नहीं होगा, पहली। दूसरा, जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सी एसिड होगा, नॉन मेटल सेंट्रल एटम होना चाहिए, लेकिन 3 को छोड़कर HCl2, HCl4, HCl6 को छोड़कर। इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो कुछ और बनता है, ऑक्सी एसिड नहीं बनता है। तो क्या बनता है वो ग्रुप 18 में पढ़ेंगे। बताइए, सब कुछ अच्छे से समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, सही से समझ में। ठीक है, डन सर। Done, sir. एवरीवन डन? यस सर। अच्छा, Yes, इसमें हाँ, इसमें एक सतर्क रहना जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर PCl5 है और एरो के ऊपर एग्जामिनर ने पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिख दिया तो दिस इज इम्पोर्टेंट, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो फिर कुछ और बनेगा। ये जितने ट्रिक्स वगैरह बताए गए हैं ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, नथिंग इज मेंशन। आप पूरा जो रूल है वही बनाएंगे, लेकिन पार्शियल जब लिख देता है तो प्रोडक्ट EOCN3 क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, PCl5 का हेवी वाटर के साथ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा कि नहीं? यही से आपको दे देगा, कुछ नहीं करना है, ऊपर POCl3 बता देना है और H की जगह D ले लेना है। दिस इज स्टाइल, इसलिए मैंने इसके नीचे बता दिया हेवी वाटर के साथ भी पार्शियल ही होगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए। ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। एरो के ऊपर अगर पार्शियल नहीं लिखा हुआ है तो आप कंप्लीट ही लिखेंगे, और हेवी वाटर के साथ जब भी रहे तो हमेशा यही रिएक्शन लिखेंगे। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर, समझ आ गया। डन सर। वेरी गुड। Done, sir. अब आइए,
बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइहालाइड ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ देखिए, आपको देखिए, आपको मालूम है ना, बेसिक वही होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। बोलिए हाँ यार, तो यहाँ लोन पेयर है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर है सर। वेरी गुड। अच्छा, आप उससे कंपैरिजन कीजिए, जब मैंने हाइड्राइड पढ़ाया था NH3PH3, यहाँ भी लोन पेयर था, तो मैंने समझाया था इसमें स्ट्रॉन्गर बेस कौन है। तो तब से पहले बेसिक कंसेप्ट, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर वो मोर बेसिक। तो अब यहाँ पर सराउंडिंग एटम सेम है, तो आपने साइज लिया था, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रल सेम है कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर, Yes, सेंट्रल sir. सेम। सराउंडिंग अलग अलग है। अब यहाँ देखिए, इससे पहले जो पढ़ा, दोनों में एक ही कंसेप्ट लगेगा। वो कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हायर है, ये कंसेप्ट लगेगा दोनों में। अब यहाँ पर सराउंडिंग सेम है, तो साइज ऑफ सेंट्रल को देख ले, यहाँ सराउंडिंग डिफरेंट है। तो बताइए फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये बिहारी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इट डिक्रीज, देखिए ये लाइन, इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। खींच के, गुंडा आदमी है ये, पड़ोसी बहुत खराब है ऑन नाइट्रोजन एटम, इसलिए बेसिक कैरेक्टर घटेगी, इसलिए ये आपका स्ट्रॉन्गर बेस होगा, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। केमिस्ट्री कहता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो वो मोर बेसिक होगा। अब यहाँ पर सराउंडिंग की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचकर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इसीलिए यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज किया। होप है कि आपको समझ में आया होगा। यस समझ आ गया। Yes, sir. लिख लिया सर। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। सर आपने Cl3 2 बार लिखा हुआ है सर। ये आई है। यस इतनी बातें आप ट्राई हाइलाइट के बारे में याद रखें। हाँ, ट्राई हाइलाइट तो आपने इस साइड पर लिख लीजिएगा कि चूंकि इसमें 3 हाइड्रोजन हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, बॉन्ड पे लोन पर वो काउंट कर दिया, और पिरामिडल शेप है। ठीक है, हाँ या ना? कोई भी हो, ECl3 हो, NaCl3। यस सर। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अच्छा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, शेप तो पिरामिडल होगा, आप गौर से सुनिए। PF3 हो, ECl3 हो, PBr3 हो और PI3 हो। मैंने कहा था सबसे पहले बॉन्ड पेयर 3 3 3 3, लोन पेयर 5 मैंने इससे 3 लिया, 2 2 का मतलब 1 पेयर। बताइए, मैंने कहा था ना पहले बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम चेक कर लेंगे, हाँ या ना? यस सर। सब sp3 हाइब्रिडाइज है, सब sp3 हाइब्रिडाइज है, सबका पिरामिडल शेप है। 4। तो मैंने कहा था जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम हो तो लोन पेयर को देखिए, बताइए लोन पेयर भी सेम है, हाँ या ना? यस सर। उसके बाद किसको देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ सेंट्रल सेम है, सराउंडिंग, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, दैट द रीजन Pi3 की बॉन्ड एंगल ज्यादा है। समझ में बात आई? अरे बोलिए ना। और आयोडीन की साइज क्या है? Yes, sir. बड़ी है। देखो आयोडीन की साइज बड़ी है, रिपल्शन होगा ना
तो दोनों के बीच क्या एक्सपैंड हो जाएगा। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ यस सर। फ्लोरीन, हाँ तो फ्लोरीन की साइज छोटी इसलिए ये सब ऑर्डर आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। डन सर। Done, sir. चलिए केस सेकंड डालिए। पेंटा हाइलाइट ऑफ ग्रुप 50, ये EX5 बनाए। तो पहला पॉइंट डालिए, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्मिंग पेंटा हाइलाइट। अब आपको मालूम है पेंटा हाइलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल। तो नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंडी। याद है ये ना? यस सर। नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल, पेंटा हाइलाइड ऑफ नाइट्रोजन। अरे बच्चों लोग सबको समझ में आ रहा है? हेलो, इज नॉट पॉसिबल। Yes, sir. हाँ सेकंड पीरियड कभी भी 3 या 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। पेंटा हाइलाइड ऑफ नाइट्रोजन नॉट पॉसिबल, इट इज ड्यू टू या due to absence of it can't expand its object beyond 4। beyond 4 से ये ऑक्टेट बढ़ा नहीं सकता, इसलिए ECl5 is possible, NCl5 is not possible। अब आइए डन सर। अब आइए वेरी, ये लाइन भी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिए। पेंटा हाइलाइट, गौर से सुनिएगा, ऑफ बिस्मथ इज लेस स्टेबल। क्योंकि आप जानते हैं, याद है पहला दिन का लेक्चर बिस्मथ? यस सर। इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, द स्टेबिलिटी ऑफ +3 इज हायर। याद आया? स्टेबिलिटी ऑफ +3 यस सर। इज हायर देन प्लस, जबकि बिस्मथ में वैकेंडी है, समझा, लेकिन लेस स्टेबल है। द स्टेबिलिटी ऑफ +3 इज हायर देन, देखिए सब पढ़ चुके हैं आप, +5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ECl5 is stable but BiCl5 is unstable। उसका रीजन ही यही है, या BiCl3 is more stable, जब more stable than BiCl5। सबका रीजन यही है, पेंटा हाइलाइट ऑफ द बिस्मथ इज लेस स्टेबल, द स्टेबिलिटी ऑफ +3 हायर देन +5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद है हेवियर एलिमेंट में D और F की शील्डिंग इफेक्ट ओवर हो जाती है, इसलिए इसमें इस तरह की बातें होती हैं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, sir. नो सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। अरे सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अनुष्का को प्रॉब्लम हो रही है शायद, शीरीन, सुसोदिया, जुवेरिया, सबको आ रहा है साइंटिस्ट?
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। इनर्ट पेयर अफेक्ट हेवियर एलिमेंट में ही स्टेबल होता है। पेंटा हैलाइड नाइट्रोजन का तो पॉसिबल ही नहीं है, बिस्मथ का भी पॉसिबल है भी तो हाईली अनस्टेबल। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। Yes, sir. अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत, हाँ एक बार इसकी पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए, इसकी पिछली वाली। अच्छा, ओके ओके। मेरा थोड़ा नेट स्लो है तो आपकी वीडियो पॉज हो जा रही है। अच्छा, आपकी नेट, अच्छा कोई बात नहीं, लिख लिया आपने? यस सर, हो गया सर, थैंक यू। अब देखिए, अब सुनिए, दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। only known pentahalide of bismuth is BiF5। और से सुनिए, इस लाइन को लिखकर ब्रैकेट में क्लोज करना। अगर बिस्मथ का कोई पेंटाहालाइड स्टेबल या नोन है तो BiF5, बाकी कोई भी पेंटाहालाइड बिस्मथ का नोन नहीं है, और है भी तो हाईली अनस्टेबल। पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली नोन पेंटाहालाइड, क्योंकि फ्लोरीन क्या है बताओ, ये इतना बहुत ही ज्यादा, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि विच पेंटाहालाइड ऑफ द बिस्मथ इज स्टेबल, विच पेंटाहालाइड ऑफ बिस्मथ इज नोन, तो आप कहेगा BiF5। सुना? हेलो, यस सर। चलिए अब आइए अच्छी बातों पर, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। डन सर। अब देखिए, प्लीज सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल दो तरह का होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज सुनिए। एक होता है इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये कहा जाता है केमिस्ट्री में sp sp2 sp3 एंड sp3d2। सर व्हाट डज मीन, इसका क्या मतलब, इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? मेरी बात को गौर से सुनिए। इट मींस all bonds are equal in that hybridization, वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट हो। इन कंडीशन है इफ सराउंडिंग एटम आर सेम। लॉजिक भी कहता है, जैसे खुद सोचिए CH4 है, बट इस CH4 में तमाम CH की बॉन्ड लेंथ सेम होगी कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो, यस सर। सराउंडिंग sp3 है और सराउंडिंग एटम सेम है। Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, तमाम सराउंडिंग एटम सेम है, sp3 है, सेम है। अमोनिया है, NH3 NH3 NH3, sp3 है, ऑब्वियसली ये बॉन्ड सेम है। लेकिन खुद सोचिए, अगर यही Cl है, Cl है, Cl है और H आ गया, sp3 तो है, लेकिन ये बताइए क्या सराउंडिंग एटम्स तमाम सेम है? नो सर। अब बात खुद लॉजिक लगाइए, ये CCl की लेंथ और ये CH की लेंथ अलग अलग आएगी कि नहीं? Yes, sir. यस सर। लॉजिक भी कहता है, इसलिए मैंने कहा केमिस्ट्री में अगर इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हो भी सकता है तो sp sp2 sp3 जब सराउंडिंग एटम सेम है। अब सुनिए अच्छे से, एक आता है नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसमें दो बचा अब आपके पास, sp3d एंड sp3d3। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिड जिस पर बहुत क्वेश्चन आता है वो sp3d है। सर नॉन इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ, गौर से सुनिए। इट मींस ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सम, चाहे सराउंडिंग एटम पूरा सेम ही क्यों ना रहे, इरेस्पेक्टिव ऑफ
नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम। और ये 11th में पढ़ा, 11th के भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 12th के भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे PCl5 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑल इन PCl5 ऑल PCl बॉन्ड आर नॉट इक्वल। तो सिर्फ PCl5 नहीं, जब भी केमिस्ट्री में sp3d या sp3d3 आए, उसमें तमाम बॉन्ड, चलिए आपको बोर्ड लेवल में sp3d आएगा, लेकिन आपको दोनों बताया जा रहा है, उसमें तमाम बॉन्ड इक्वल हो ही नहीं सकता। जैसे चाहे सराउंडिंग एटम सेम ही क्यों ना हो, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। इसीलिए उसका रीजन भी है, sp3d में दो तरह की बॉन्ड आती है, आपने 11 में पढ़ा होगा, एक्सियल बॉन्ड, नाम सुना है कि नहीं बताइए, और इक्वेटोरियल बॉन्ड। यस सर। ऑब्वियसली दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। आपने PCl5 का स्ट्रक्चर शेप तो पढ़ा ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यस सर। TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए यही एक दो हाइब्रिडाइजेशन आता है जिसमें एक्सियल इक्वेटोरियल आता है, sp2 सब में नहीं आता। ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, एक्सियल एक्सियल, और एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच के एंगल 90 डिग्री और 690 डिग्री होती है। स्टूडेंट को लगता है कि ये ही 90 डिग्री है, नहीं, ये एक्सियल इसके साथ 90, ये एक्सियल इसके साथ 90, ये एक्सियल इसके साथ 90, ऊपर से 3, नीचे से 3, 6। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के एंगल 120। आपसे बोर्ड लेवल पूछेगा इन PCl5 ऑल PCl बॉन्ड आर नॉट इक्वल। ये तो हो गया कि आप एक पॉइंट को याद कर लिया। कॉन्सेप्ट क्या है, तो केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट ये है कि हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का होता है, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d और sp3d3 होता है। और जब भी यह हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड इक्वल होगा ही नहीं, चाहे सराउंडिंग एटम सेम हो या डिफरेंट हो। क्लियर है, हाँ या ना? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. अब आप यहां से लिखिए, सर PCl5 में एक्सियल लंबा होगा, इक्वेटोरियल से पहले इक्वेटोरियल अभी लंबा अभी होगा। जो बात है लिखाई जा रही है उसको लिखिए ना। ओके सर। हाँ, क्वेश्चंस रखिए। डन सर। ये स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया था, जल्दी बताइए पिछला स्लाइड। Yes, sir. डन सर।
हाँ लिख लिया। डन सर। तो इसलिए एक एग्जांपल को मैं लिख के एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे साथ साथ लिखिए। तो देखिए एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। अरे बोलिए, सब कुछ समझ में आया? यस सर। क्योंकि एक्सियल पर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपल्शन से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। ये रिजल्ट याद रखिए, ये मैंने तो आपको बोर्ड लेवल के लिहाज से लिखवा दिया है। मेन कंसेप्ट यह है कि कोई भी sp3d हो, sp3d में तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, या sp3d3 एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड दोनों में आएगा, sp3d में भी और sp3d3 में भी। इसलिए सारे लोग यस सर, डन। यस सर। सब लोगों ने, शिरीन, अफान, अनुष्का, इंसिया, जुवेरिया, Yes. सब लोगों ने लिख Yes, लिया। अब सुनिए, लॉजिक भी लगाइए कि यहाँ देखिए सारे लोग, एक्सियल इक्वेटोरियल के 90 इस एक्सियल पर ये इक्वेटोरियल तीनों तरफ से रिपल कर रहा है। एक आदमी है, ये भी धक्का मार रहा है, इधर से भी धक्का मार रहा है, इधर से भी। कोई कहेगा सर इक्वेटोरियल के बीच में भी, लेकिन होगा यहाँ भी रिपल्शन, लेकिन यहाँ एंगल ज्यादा है, 90 डिग्री पर रिपल्शन ज्यादा फील होगा। तो एक आदमी खड़ा हुआ है और उसको तीनों तरफ से धक्का लग रहा है, तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड होगा, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। इसलिए याद रखिए, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से थोड़ी सी भी हीट देंगे तो ये Cl2 में ये दो Cl जो होता है वो गायब हो जाता है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो वीक हो जाता है, तो थोड़ा सा भी हीट देने पर PCl5 PCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सारे लोग हाँ या ना, समझ में आया? हेलो। यस Yes. सर। अब आइए एक फिर नई बात, ये तो हो गया मैंने छोटी छोटी बातें, और ये सब देखिए जो भी 11th में पढ़े हैं ये सब है। आप लोगों को लग रहा होगा ये सब एक्स्ट्रा, ये सब 11th में है। अब जो मुझसे पढ़े ये सब लिखा दिया गया एक्सियल इक्वेटोरियल, बस ये सब आपको लिखाने का ये मतलब नहीं है कि अरे बहुत ये हो रहा है। पी ब्लॉक इंटायरली केमिकल बॉन्ड है बेसिकली, इसलिए पढ़िए। अब आइए एक नया कंसेप्ट आप सीखने को मिलेगा आपको। अब देखिए मैं वही कह रहा हूँ, क्या एनसीईआरटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, और कितना एनसीईआरटी डेप्थ की बात करता है, और तो सुनिए अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। पहले तो समझिए कि केमिस्ट्री में कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है ना, तो कुछ कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, देखिए कितना जबरदस्त एनसीईआरटी ने पूछा है। कुछ कोवैलेंट कंपाउंड गैस फेज में भी पाए जाते हैं और सॉलिड फेज में भी पाए जाते हैं, या सॉलिड स्टेट में। गैस फेज में अगर होगा तो
इट शोज कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कंपाउंड है, वो गैस फेज में कोवेलेंट कैरेक्टर ही शो करेगा। प्लीज गौर से सुनिए, कोवेलेंट कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में, इट शोज आयनिक, आयंस में आयंस बना देता है। उसका रीजन आप सुनेंगे, सर कैसे आयन बनाएंगे वो बताएंगे। इट शोज आयनिक, जानते हैं एनसीईआरटी पढ़िए जाके, पेंटाहालाइड ऑफ द ग्रुप 15, एक लाइन लिख दिया उसने, सॉलिड PCl5 इज आयोनिक, ये एक लाइन लिख दिया बस, सॉलिड PCl5 इज आयोनिक। अब टीचर का काम है, मेरा काम ये है कि मैं आपको समझाऊं कि कोवेलेंट कंपाउंड जब PCl5 यहाँ आने के बाद क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जो गैस फेज और सॉलिड फेज दोनों में पाए जाते हैं। गैस फेज में अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ही शो करेगा, लेकिन वही कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड फेज में जाएगा तो आयनिक। क्यों आयनिक है, तो आपको उन्होंने एनसीईआरटी में लिखा है। आपको PCl5 का तो आना ही चाहिए, जो मैं लिखाने जा रहा हूं उसके बेसिस पर एक दो एग्जांपल एक्स्ट्रा भी याद रखेंगे। PCl5 पर तो आपको आना ही चाहिए कि सॉलिड PCl5 आयनिक है। सर इसके अलावा कुछ पूछेगा तो हम आंसर कैसे देंगे, उसका भी मैं लॉजिक सिखाऊंगा, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि केमिकल बॉन्ड में पूरी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी ने नहीं दी है। उन्होंने कुछ यानी है जो है हर चैप्टर में कुछ ना कुछ पोर्शन केमिकल बॉन्ड का दिया है, जिसमें से एक ये है। और जो ड्रॉपर तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक पढ़ाया जाता है सॉलिड हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगा। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, लेकिन सॉलिड PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा बोर्ड में भी, तो आप जमीन तारे पर हैं, तारे जमीन पर हो जाएगा। इसलिए आपको कंसेप्ट सीखना है, और ये सब आपके सिलेबस में है। उसको डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड गैस फेज में भी पाया जाता है और सॉलिड दोनों में पाया जाता है। पहले यहाँ तक लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिखा? यस सर, लिखिए। सर एक मिनट। बोलिए साइंटिस्ट। यस सर, डन। जैसे पहले तो मैं लिखा देता हूँ, तो उसका लॉजिक सिखाऊंगा। सॉलिड PCl5 इज आयोनिक, क्या लिखा है? सॉलिड PCl5 इज आयोनिक because in solid state it consists of PCl4 प्लस केटायन हो गया और एनायन। बताओ केटायन और एनायन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, जल्दी बताओ। आयनिक। हाँ, इस तरह, जैसे मतलब ये अगर PCl5 सॉलिड स्टेट में है, ये PCl4 प्लस इस तरह पाया जाएगा। सर ये हमें फार्मूला कैसे याद रखोगे? एक तो ये याद रखना है, इसका मैं ट्रिक्स भी देता हूँ, ये कैसे बना वो भी मैं समझा देता हूँ। ऐसे कैसे हुआ ये तो पूछेगा नहीं। एनसीईआरटी की खास बात तो यही है, वो ब्रेकिंग न्यूज लिख देता है, अब अच्छा एग्जामिनर इसी पर क्वेश्चन बनाता है। वही इन सॉलिड स्टेट इट कंसिस्ट ऑफ PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। अरे बोलिए ना, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। क्या लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। Yes, सर sir. लिखिए। अब अच्छे से समझिए, मैं थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ। ये फार्मूला याद अगर किसी को हो गया तो फिर इसको याद करने में आसानी होगी। ABN मान लीजिए कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, एक फार्मूला मैं दे रहा हूँ, याद कर लीजिए। सॉलिड स्टेट में गया, AB प्लस लिखिए, और N है ना, N-1 एक कम कर दीजिए, और दूसरा एनायन लिख दीजिए। तो बताइए केटायन एनायन बना, आयनिक तो होगा? बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए।
Yes, sir. यस अच्छा, सर, ये बी माइनस जो है फर्दर कुछ और बना, बी माइनस में दो बातें हो सकती हैं, मेरी बात गौर से सुनो। ये बी माइनस फर्दर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सर कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स बना रहा है? एकदम लॉजिक देखिए, मैं फॉर्मूला बहुत जबरदस्त दे रहा हूँ। जब फ्लोराइड आयन हो या क्लोराइड आयन, और कहीं कहीं पर ये बी माइनस बी ही माइनस के फॉर्म में रहेगा, मतलब नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फ्लोराइड क्लोरीन की साइज ज्यादा बड़ी नहीं, कब होगा? जब ब्रोमाइड हो, साइज बड़ी है, आयोडाइड हो, या पॉलीएटॉमिक एनायन हो। पॉलीएटॉमिक एनायन का मतलब हो गया कि आपके पास NO2 माइनस हो, पॉली का दो डिफरेंट एटम हो, NO3 माइनस हो, SO4 2 माइनस हो, एक्सेट्रा। देखिए मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ आपको, देखिए ABN का मतलब PCl5, N यहाँ पर 5 है, जल्दी बताओ सारे लोग हाँ या ना। हेलो, यस सर, अरे सारे लोग मिलके बोले सॉलिड Yes, स्टेट में sir. क्या? Yes. तो अच्छा फार्मूला Yes, बनाओ sir. कि टाइम क्या हो जाएगा, जल्दी से फार्मूला बनाओ। PCl4, PCl4 प्लस हो जाएगा, जल्दी बताओ सारे लोग हाँ या ना। यस Yes, सर, sir. ठीक है, अब दूसरा Cl माइनस होगा, हाँ या ना, Cl जल्दी माइनस, बताओ। Yes, sir. ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि अगर Cl माइनस है तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा फर्दर PCl5 से मिलकर PCl6 माइनस, इसीलिए फॉर्मूला मैंने लिखा PCl5 सॉलिड स्टेट में जाएगा तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में होगा, इसलिए बैलेंस करना है तो दो, एक PCl5 ये। अब देखो मेरी बात गौर से सुना, PBr5 देखो, अपने से फार्मूला बनाओ, PBr5 सॉलिड स्टेट में जाएगा तो क्या बनाएगा, बताओ क्या होगा? PBr4 plus Br minus. Br माइनस क्या फर्दर कॉम्प्लेक्स बना सकता है? नहीं, अरे बोलो, तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर भी आयनिक तो होगा ही, कि टाइन एनायन है तो आयनिक रहेगा ना। हेलो हेलो एवरीवन, यस सर, PBr5 सॉलिड में इसका फार्मूला Br4 प्लस एंड Br माइनस। सर क्यों नहीं होगा, क्यों ये PBr6 माइनस के फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा भाई? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, Br बड़ी साइज बड़ी है, Br में रिपल्शन होने लगेगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। इसलिए मैंने ट्रिक्स दे दिया कि अगर Br माइनस आयोडाइड है तो B माइनस बी ही माइनस के फॉर्म में होगा, तो फर्दर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। अगर Cl है तो देखिए Cl अगर है तो PCl6 माइनस बनाएगा। अरे बोलो लॉजिक समझ में आया हाँ या ना? Yes, हेलो, sir. हाँ, यस सर, ये है कंसेप्ट। तो PBr5 भी आयनिक है कि भाई हमें इससे मतलब नहीं कि PCl6 बने ना बने, हमें तो दो डिफरेंट आयन से मतलब है ना। अरे बोलिए ना हेलो। यस सर, यही सब आपसे, आप देखिए NCERT एक भी चीज लिख दिया, हाँ ये कैसे बना ये नहीं पूछेगा, ये सब चीजें इसलिए इनऑर्गेनिक बता दी कि आपके माइंड में सेट हो गया कि अगर हम भूल भी जाएं तो PCl5 को सॉलिड स्टेट में हम कैसे आयंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए स्लाइड लिखिए सारे लोग। डन सर, Done, sir. Done, sir. अब आइए एक नई चीज इसमें क्या पूछ देगा, सॉलिड PCl5 आयनिक। अब देखिए सारे लोग सुनिए, आपके माइंड में होगा कि सर PF5 के बारे में आप क्यों नहीं बोला, PF5
ऑलवेज एग्जिस्ट इन गैस फेज, ये सॉलिड फेज में पाए नहीं जाता है। सुना सारे लोग, पहली नॉलेज। दूसरी नॉलेज सर Pi5 डज नॉट, ये अपने आप में ही नहीं, आई बहुत बढ़िया साइज है, ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको पेंटालाइड में तो ही याद रखना PCl5 PBr5, उसमें भी बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन या बोर्ड दोनों के लिए है PCl5 के बारे में। समझ में बात आ रही है? हाँ ना? PBr5 भी याद रखिए, PCl5 दोनों याद रखिए। लेकिन एनसीईआरटी ने एक लिख दिया तो उसके बेसिस पर दूसरा बना सकता है पेपर। तो चले पहले ये 2 लाइन लिखे सारे लोग। डन सर। सबको आ रहा है समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब आइए जो एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, गौर से सुनिए कि PBr5 में लिख दीजिएगा, ये भी सॉलिड PBr5 इज आल्सो आयन, ये भी 2 आए, ये लिख लीजिए इसके सामने, सॉलिड PBr5 इज आल्सो आयन। लिख लिया? डन सर। Yes, sir. अब देखिए, अब कंक्लूजन सुनिए। PCl5 गैस फेज में भी पाया जाता है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। तो हाइब्रिडाइजेशन Yes, sir. sp3d होगा। जानते हैं सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 एंड sp3। ओ माय गॉड, यही पूछ देगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। खुद एनसीईआरटी ने लिखा कि PCl5 सॉलिड में आने का है और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी लिख दिया है। देखो कैसे, PCl4 है, तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, sp3 है, ये 6 है, sp3d2। लो, जमीन तारे पर है, तारे जमीन हो जाएगा। ये जो बुक लिखता है ना PCl5 सॉलिड एस्टर, तो ये टॉपिक पढ़ाया जाता है नीट जी वाले सबको कि जब सॉलिड हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक है। आपको क्या था केमिकल बॉन्ड में नहीं था, केमिकल बॉन्ड में नहीं है, पी ब्लॉक में तो है। तो एनसीईआरटी की यही खास बात है, वो हर छोटी, कोई जरूरी नहीं कि वो सारी इंफॉर्मेशन उसी चैप्टर में दे। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल आइए मोल कंसेप्ट पर 11th में मोलारिटी मिक्सिंग पहले N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 पहले चैप्टर में नहीं है, वो कहाँ? आयनिक इक्विलिब्रियम में है। पीएच निकालो, 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर। अरे बोलिए ना, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो सारी इंफॉर्मेशन एक ही चैप्टर में हो। तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है और उसको डेप्थ में जो पढ़ेगा उसी को मालूम होगा। इसलिए याद रखिए कि अगर गैस फेज में पूछा जाए sp3, आपसे पूछ देगा सॉलिड PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह PBr5 है, PBr5 भी दोनों फेज में पाया जाता है, गैस फेज। गैस फेज में तो तमाम पेंटाहालाइड का sp3d होगा और सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 ओनली। सर क्यों? ये देखिए आपके सामने मौजूद है। देखिए PBr4 का sp3 होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। और Br माइनस अकेला है, जो अकेला होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। इससे साबित हुआ कि PBr5 का हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड स्टेट में sp3 है। अब सब मिसलेनियस पॉइंट है जिस पर स्टूडेंट की नजर कम रहती है, तो बस ऊपर ऊपर वही पढ़ के जाते हैं, हाइड्राइड फलाना चिलाना पढ़ के जाते हैं। और आपको ये सब पॉइंट पूछेगा, चाहे बोर्ड लेवल हो या कंपटीशन लेवल। ये सारे सिलेबस में इनऑर्गेनिक में कोई डिफरेंस है ही नहीं कंपटीशन और बोर्ड लेवल में। ये सुन लीजिए सारे लोग कान खोल कर। बताइए, ये हाइब्रिडाइजेशन सबको समझ में आया? आया ना? जल्दी बता दे। अरे बोले। यस सर। अरे जुवेरिया, अनुष्का को समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। हर दिन पढ़िए सब लोग, हर दिन लिख लिख कर पढ़ा। अब ये चैप्टर खत्म, ग्रुप 15 खत्म होने वाला है, 16 में टाइम नहीं लगे। चैप्टर खुद बहुत बड़ा 10 नंबर का आ रहा है शायद। ये चैप्टर 10 नंबर का है क्या? अरे बताओ रे। अरे आप क्या नाम है? साद। यस सर। चैप्टर कितने नंबर का है, कुछ मालूम है आपको? सर अभी नहीं पता सर, देखना पड़ेगा सर। हाँ चलिए बाद में देख लीजिए, कोई बात नहीं।
लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी आप लोग, आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर 10 मार्क्स का है सर। देखिए और किसके वही है, चैप्टर को जो अच्छे से पढ़ लिया उसको कॉम्पिटिशन के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, बोर्ड लेवल के लिए भी बहुत है। इस पे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, घबराइए नहीं। असर्शन रीजन वाला सब पेपर जिसने असर्शन रीजन पढ़ लिया अच्छे से कर लिया ना 50 क्वेश्चन, उसकी थ्योरी इतनी मजबूत हो जाएगी कि मैं बता नहीं सकता। बच्चों का माइंड होता है असर्शन। असर्शन का मतलब वो आप अच्छा असर्शन रीजन हेनरीज लॉ में कराया था ना, आपको याद है? अरे यस सर यस सर हेनरीज लॉ के डिस्कशन में आए थे ना आप लोग? अब यार कोई बोल ही यस नहीं सर। रहा है क्यों? Yes, sir. तो प्रैक्टिस सेशन भी होगा इसका, घबराए नहीं आप। अब बस घर पे प्रैक्टिस है, बस 15 में ही पूरा कॉन्सेप्ट है, 16 में एक दो नई बातें आएंगी बस, 17 में भी लगभग सारी बात वही रहेंगी, सारा इंफॉर्मेशन इसी में सारा। आप सुने सारे लोग, ये था ग्रुप 15 के बारे में। कुछ पार्ट इसमें रिड्यूस है, तो मैं रिड्यूस सिलेबस अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रिड्यूस सिलेबस पढ़ाऊंगा। सुना सारे लोग? अरे बोलो यार, हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, अब सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15, बस थोड़ा सा रह गया, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15। ऐसे 6 कंपाउंड है, लेकिन उन्होंने 3 कंपाउंड को रिड्यूस सिलेबस में डाला है, इस साल नहीं करना। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15 तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। यहाँ देखें, उसमें सबसे पहला है डाई नाइट्रोजन N2। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखो इसमें भी याद, मेथड ऑफ फुल फॉर्म में लिखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2। पहला लिखो लैब मेथड। देखो मैं रिएक्शन को भी याद कराने का तरीका सब सिखाऊंगा। लैब मेथड, लिखिए सर। लैब मेथड में किसका किसके साथ रिएक्शन कराते हैं N2 बनाने के लिए? NH4Cl। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? NH4Cl विद NaNO2। अब देखो रिएक्शन बहुत आसानी से याद हो जाएगा, मैं क्या बताऊं आपको। देखिए मैं इसका ट्रिक्स दे चुका हूं, और से सुनो, लिखना मत, 1 मिनट वेट करो। आपके पास NH4Cl है और Na, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बताओ, लिखना मत। इसका केटाइन इसके एनाइन से, तो NH4NO2 बन जाएगा, जल्दी बताओ। और इसका एनाइन Yes, इसके sir. केटाइन से, बताओ बन गया? सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ या ना? यस सर। क्या मैंने पिछले 1-2 क्लास से पहले नहीं बताया था, जब मैं N2O ऑक्साइड पढ़ा रहा था, कि जब भी अमोनियम के सॉल्ट को हीट करोगे तो वाटर को हटाओ। कितने हाइड्रोजन है इसमें, जल्दी बताओ। सर 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन में कितने वाटर बनेंगे? 2 वाटर बनेंगे। सर 2 वाटर। बाकी अब इसमें क्या बच गया, जल्दी बताओ सारे लोग मिला के बताओ। N2 गैस। देखो ट्रिक्स समझ में आया? ट्रिक्स समझ में आया? जल्दी बताओ। एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखना, ये समझाने के लिए मैंने 2 स्टेप किया है। जब भी ये रहे डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट तुम पढ़ोगे तो याद ही नहीं रहेगा, अरे N2 कहाँ से आ गया। तो इसलिए मैंने एक स्टेप समझाया। और अमोनियम सॉल्ट को हीट करोगे तो यही बनेगा N2, वाटर को हटाओ। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। Sir. ये रिएक्शन को याद करने का तरीका सब सीखो और उसी दिन प्रैक्टिस करो। जल्दी लिखो सारे लोग, पहला मेथड लिखिए सर। दिस इज कॉल्ड लैब मेथड। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट भी तुमसे हो जाएगा, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब देखें, सेकंड प्रिपरेशन लैब मेथड, ये NH4Cl NaNO2, तो क्या बनेगा? अब
ऑन, ये भी अमोनियम का सॉल्ट है। अमोनियम डाइक्रोमेट को भी हीट करोगे तो नाइट्रोजन बनेगा। अब सुनो, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला ये है। अमोनियम के सॉल्ट को हीट करोगे तो मैंने क्या बताया था, वाटर को हटाओ, N2 को हटाओ। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। तो बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन है, जल्दी बताओ टोटल। So 8. सर 8 8 हाइड्रोजन में कितने वाटर बनाओगे तुम? So 4. 4। अब देखो 2 नाइट्रोजन है तो N2 गैस बन गया कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे बोलो। यस सर यस यस। अब बताओ बचा खुचा क्या, बता दो बचा खुचा क्या, बताओ क्या इनको ये दो नहीं क्या? CR। अरे पूरा बताओ तो CR बोला बिहारी। Sir, CrO3. फिर से बोलिए। CrO3। CR2O3। यस। बताओ ट्रिक समझ में आया? हेलो। Yes, sir. अरे यार, अमोनियम Yes, के sir. सॉल्ट को हीट करो, वाटर अमोनिया जो बचा खुचा रहे, यही सब पूछ देगा। जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं। क्रोमियम के ऑक्साइड कलर लिख लो, ब्लू कलर होता है। अरे बोलो यार, कुछ तो समझ में आया? हेलो। यस सर। Yes, sir. Yes, हाँ sir. वेरी गुड, इस तरह याद करो, सब याद हो जाएगा। अरे शिरीन, आप पढ़ रही हैं घर पर? Yes, यस, ऐसे स्टाइल में बोलती हैं। पढ़ रही हैं ना, हर दिन पढ़ रही हैं ना आप? यस सर डन। done, sir. डन, एवरीवन डन? Yes, sir. ब्लू मत लिखिए, इसका कलर डार्क ग्रीन, ग्रीन डार्क ग्रीन, हाँ ग्रीन ही लिखिए, ग्रीन कलर लिखिए। कहीं कहीं पर डार्क भी लिखा रहता है, चलिए ग्रीन लिखिए, ब्लू मत लिखिए क्योंकि वो हो जाता है कोबाल्ट। क्रोमियम के ऑक्साइड ग्रीन कलर के होते हैं। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। अच्छा अब आइए, ये 2 प्रिपरेशन आराम से याद हो जाए, तीसरा देखिए वो भी याद हो जाएगा। दिखा रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखिए। प्योर डाई नाइट्रोजन is prepared by heating of sodium acid. So this is very important. And barium acid. अब ये क्या होता है बता दो, नई नई चीज आ गई। देखो यहाँ केमिस्ट्री में जब भी एजाइड आयन की बात करें, एजाइड आयन का फॉर्मूला सुन लो, N3-। हो सकता है तुम्हें क्या इसका स्ट्रक्चर बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह N डबल बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाए तो समझ लो पॉजिटिव है, तो दूसरे पर नेगेटिव है, उस पर भी नेगेटिव। देखो 2 न्यूट्रलाइज होगा तो एक नेगेटिव बच रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या हेलो। यस सर। अब देखो बीच वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन, एक सिग्मा इसमें 1 2 3, टर्मिनल वाले का sp2। एजाइड आयन का फॉर्मूला सुनो, देखो एक मिनट सुनो अच्छे से। सोडियम एजाइड तो Na बताओ, Na पर प्लस होगा तो बताओ N3 पर माइनस नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर यस सर। जब भी इसका हीट करेगा देखो कितना आसान है, N2 बना दो सोडियम, दिस इज आसान। अरे बोलो यार, इससे आसान रिएक्शन क्या होगा, बोलो ना यार सब लोग। Yes, sir. हाँ Yes, बैरियम एजाइड N3 बस सिंपल। अच्छा नहीं पढ़ के जाओगे तो ये भी टफ लगेगा। अब सोडियम एजाइड को हीट क्या तुम जानते ही नहीं हो, देख के गए ही नहीं हो, तो तुम लिख पाओगे एग्जाम में, या क्या टिक मार पाओगे ऑब्जेक्टिव? देखना सबको, देखोगे देखो अपने आप याद हो जाएगा। ये सबको बस इनऑर्गेनिक में है कि आप पढ़ के जाए करें, कोई आपको ज्यादा ना न्यूमेरिकल है ना कुछ है, अपने आप हो जाए। ये 3 प्रिपरेशन मेथड ऐसी हैं जिसमें डाई नाइट्रोजन बनता है।
हाँ एक्स्ट्रा चीज बता दिया, हो सकता है एग्जामिनर एजाइड आयन पूछ दे, सोडियम एजाइड, बैरियम एजाइड। डन सर। एवरीवन डन? Yes, sir. Done. ये 3 प्रिपरेशन है, सबको याद करने का ट्रिक्स बता दिया। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, एक एक चीज पढ़ा रहे हैं कि आपको पेपर में कोई छूटे ना। और से सुनो, सबसे पहली बात, ये कलरलेस गैस है, कोई कलर नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं, टेस्टलेस है, कोई महक नहीं है, अडरलेस है। ये हल्के में नहीं लेना सर, ये क्यों लिखा रहे, ABCD का क्वेश्चन दे देगा, सुन लें, ये सब रखिए, सब प्रैक्टिस सेशन में आएगा, कैसे क्वेश्चन है पूछूंगा इसी का। और नॉन टॉक्सिक है, पॉइजनस नहीं है ये, कलरलेस, टेस्टलेस, अदरलेस, नॉन टॉक्सिक। जल्दी लिखें। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं केमिस्ट्री में, N14, N15। केमिस्ट्री में डाई नाइट्रोजन जानते हैं क्या होता है, इस केमिकली इनर्ट, ये किसी के साथ इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, केमिकली इनर्ट एट रूम, इसलिए इसका ज्यादा रिएक्शन पढ़ना ही नहीं है एट रूम टेम्परेचर। क्यों? सिंपल कहो, इट इज ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। जानते हो ना, N ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी, इसलिए ये हाईली स्टेबल, रूम टेम्परेचर पर ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होता किसी के पास। अगर ये रिएक्शन करेगा भी तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर। आपको क्या सर अमोनिया कैसे बन जाता है, N2 पढ़ोगे तो 700 केल्विन पर बनता है, N2 और H2 दोनों, रूम टेम्परेचर पर अमोनिया बनता है। ये नहीं समझिए सर N2 + H2 तो रिएक्शन लिखा रहता है, अरे वो रूम टेम्परेचर पर नहीं है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोले Yes, sir. यस सर। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास लगभग ऑलमोस्ट लास्ट क्लास होगी या ग्रुप 15 की। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू।